आज हम करेंगे कला के सिद्धांत। लास्ट क्लास में हमने कला के सिद्धांत में अनुपात और संतुलन किया था। आज जो उसके रिमेनिंग पॉइंट्स हैं जैसे लय, अनुरूपता और दबाव, ये हम करेंगे कला के सिद्धांतों में। सबसे पहला है लय। लय जो है वो कैसी होनी चाहिए? सुसंगठित और निरंतर और नियमित रूप से बढ़ने वाली गति, इसको हम लय कहते हैं। लय का मतलब होता है कि जैसे हम अगर कोई कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं या हम कोई किसी की सजावट देख रहे हैं तो हमें उसमें एक रूपता दिखे, हमें उसमें एक लय दिखे, एक मिक्सिंग दिखे, जिसमें हम जैसे हमारी नज़र ऊपर से नीचे एक बहाव में बहे, तो उसको हम कहते हैं लय। लय जो है वो इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है नियमानुसार और दूसरी होती है स्वच्छंद। नियमानुसार जो लय होती है उसमें क्या होता है कि एक ही इकाई को या एक समूह को हम बार बार रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो उसको हम कहते हैं नियमानुसार लय। जैसे कि कोई चादर का प्रिंट है, ठीक है, तो वो प्रिंट जो है वो ब्लॉक से प्रिंट किया गया है। वो ब्लॉक एक बार लगाया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, वो ब्लॉक जो है वो बार बार हम रिपीट करते हैं और उससे क्या होता है, वो लय बन जाती है। वो नियमानुसार लय कहलाती है, जिसमें कि हम कोई एक इकाई या कोई एक समूह को बार बार रिपीट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं नियमानुसार लय। दूसरी है स्वच्छंद लय। स्वच्छंद लय जो होती है उसमें उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता कि बार बार रिपीट हो रहा है कोई चीज़। उसमें कोई भी एक डिज़ाइन को हम लेते हैं जिसमें हम कई तरह से उसको हम प्रेजेंट करते हैं और कई तरह से उसका फैलाव करते हैं। जैसे कि जो रेखाएं हैं, जो आकार हैं, जो अनुकृतियां हैं, उनको विभिन्न रूपों में प्रयुक्त करते हैं। विभिन्न रूपों में हम प्रयुक्त करके स्वच्छंद रूप से उसको प्रदर्शित करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्वच्छंद लय। नियमानुसार लय जो होती है, जैसे हम एक कोई बॉर्डर बनाते हैं या बांधनी होती है, बंधेज, या फिर ये ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, या कढ़ाई है, बुनाई है, रंगाई है, इनमें हम बार बार एक यूनिट को या एक समूह को बार बार हम रिपीट करते हैं और उससे हमारी जो निगाह है वो एक सार बहाव की तरह हम उसको देखते हैं एक इकाई के रूप में, तो उसको हम कहते हैं नियमानुसार लय। जैसे फ्रॉक की प्लीट्स हैं, तो फ्रॉक की जैसे नाइफ प्लीट है या बॉक्स प्लीट है, वो बार बार रिपीट होती है, बार बार उसकी पूरी जो कमर है उसके अंदर, उसके ऊपर प्लीट्स डली हुई होती हैं, वो बार बार रिपीट होती हैं एक ही जैसी प्लीट्स, तो उसको हम कहते हैं नियम अनुसार प्लीट्स। अगर उन्हीं प्लीट्स को हम एक बार बॉक्स प्लीट डाल दें, एक बार वैसी नाइफ प्लीट डाल दें, फिर अलग अलग तरह की और कोई तीसरी तरह की प्लीट डाल दें, इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट डाल दें, तो इस तरह से हम अगर उसको इस तरह से डालेंगे तो उसमें कोई लय नहीं होगी, वो ब्रेक हो जाएगी। हमारी जो निगाह है वो ब्रेक हो के चलेगी, एक बहाव की तरह नहीं चलेगी, तो इसको हम कहते हैं नियमानुसार लय। दूसरा है स्वच्छंद लय, जिसमें हम जैसे आजकल डिज़ाइनर सूट्स आते हैं, डिज़ाइनर साड़ियाँ आती हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि एक ही जैसा प्रिंट होता है, उसमें प्लीट्स में अलग तरह का डिज़ाइन होता है, एक पल्लू में अलग तरह का डिज़ाइन होता है, कहीं प्लेन रखा होता है, कहीं लाइनिंग्स होती हैं, कहीं पर डिज़ाइन होता है। इस तरह से हम कई यूनिट्स को मिलाकर एक साथ जब प्रस्तुत करते हैं तो वो हमें अच्छी लगती है, स्वच्छ, उसमें भी हमें लय दिखती है, जिसमें हमने जैसे कि कोई ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ले लिया, कोई लाइंस वाला डिज़ाइन ले लिया, कोई फूल पत्ती वाला डिज़ाइन ले लिया, इन तीनों को हमने मिला दिया, ठीक है,
तो रेखाएं, अनुकृतियां, आकार, ये सब एक साथ मिलाकर जब हम एक समूह में उसको प्रस्तुत करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्वच्छंद लय। ये जो लय है ये हमें कई तरह से प्राप्त होती है, जैसे आकार में पुनरावृत्ति करके हम लय प्राप्त करते हैं। जैसे कि ये है, ये लहरें हैं, ये लहरें बार बार एक इंटरवल पे बार बार हम प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं आकार में पुनरावृत्ति। फिर है नियम अनुसार वृद्धि। नियम अनुसार वृद्धि मतलब जैसे ये वृद्धि हो रही है, लाइंस में वृद्धि हो रही है, वो नियमानुसार ही वृद्धि हो रही है। ऐसा नहीं है कि बीच में कोई लंबी लाइन आ गई, फिर छोटी आ गई, फिर बड़ी आ गई, या फिर और छोटी आ गई, फिर लेटी वो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ऐसा नहीं है, एक नियमानुसार वृद्धि है। फिर रेखाओं की सरल, संयुक्त और निरंतर गति, मतलब जैसे ये इस तरह की कोई ज्योमेट्रिकल डिजाइन, ये इस तरह का। फिर है नमूनों, रेखाओं और नमूनों में स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब जैसे कहीं फूल बना दिया, कहीं पत्ती बना दी, कहीं कली बना दी, कहीं ऐसे सेमी सर्कल्स लाइन बना दी। इस तरह से हमने कई तरह के डिजाइन की यूनिट्स को एक साथ मिलाकर जब हमने लगाया तो उसको बोलते हैं रेखाओं और नमूने को स्थानांतरण करना। और फिर उसके बाद रेखाओं की विपक्षता, ये रेखाओं की विपक्षता है, एक बार ऐसे तिरछी रेखाएं, फिर इधर की तरफ तिरछी रेखाएं खींची, फिर सीधी, फिर आड़ी, इन सारे रेखाओं के कॉम्बिनेशन से हम कोई यूनिट बना देते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेखाओं का विपक्षीकरण। तो इन सभी नमूनों में एक प्रकार की लय होनी चाहिए, हमारी जो कंटिन्यूटी है देखने की वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। हम एक बहाव में अगर कोई चीज़ को, कोई वस्तु को हम देखते हैं तो वो हमारी वो एक अलग ही चीज़ प्रस्तुत होती है। तो ये है। अब है अनुरूपता। अनुरूपता जो है वो, अनुरूपता में एकता का भाव उत्पन्न होना चाहिए। मतलब कि जो हम डिज़ाइन बनाएं, जो हम सज्जा करें, वो एक दिखनी चाहिए, एकता का भाव दिखना चाहिए उसमें। ये है अनुरूपता। जैसे रेखा और एवं रूप में अनुरूपता, मतलब कई सारी रेखाएं, कई सारे डिज़ाइंस एक साथ लाकर हमने उसको अरेंज कर दिया पजल के रूप में या कैसे भी, और उसके बाद उसको कलर ऐसे किया कि वो एक जैसा दिख रहे हैं। जैसे सपोजिंग हमने एक ही शेड में कलर कर दिया उनको, एक ही शेड में, मतलब जैसे लाइट ग्रे, फिर उससे डार्क ग्रे, फिर और डार्क ग्रे, फिर बहुत डार्क ग्रे, फिर ब्लैक, तो इस तरह से हमने एक ही उसमें कर दिया, तो वो एक यूनिट, एक अनुरूपता दिखेगी उसमें, चाहे से उसके जो ज्यामितीय जो डिज़ाइंस है वो अलग अलग हैं, जैसे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, कोई भी कुछ भी है, तो उसमें हमने रंग देकर अनुरूपता ले आए। फिर है आकार में अनुरूपता। आकार में अनुरूपता भी हम जैसे जो भी चीज़ बनाएं तो उसका आकार ऐसा होना चाहिए कि प्रपोर्शन में, अनुपात में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमने बहुत सुंदर सी एक लड़की, एक छोटी बच्ची को हमने फ्रॉक पहनाई, बहुत सुंदर सी, परंतु वो बहुत बड़ी फ्रॉक पहना दी, तो उसकी जो सुंदरता है वो कम हो गई। अनुपात में अगर हम फ्रॉक पहनाते तो उसकी ब्यूटी ही अलग होती। तो इस तरह से अनुपात में जो है आकार में अनुरूपता होनी चाहिए। फिर है रंग में अनुरूपता। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी डिज़ाइन, हम कई तरह के डिज़ाइन लाके हमने एक यूनिट बना दी और उसमें रंगों से अनुरूपता लिया है। तो इसी तरह से रंगों में अनुरूपता, और रंगों में हम कॉन्ट्रास्ट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, एक तरह की स्कीम्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑरेंज है, येलो है, ऑरेंज है, मतलब एक ही टोन में, है ना। फिर ऑरेंज के बाद फिर रेड है, फिर डार्क रेड है, मैरून है, फिर ब्राउन है। तो इस तरह से एक ही शेड में हमने अनुरूपता ले आए हम। या कॉन्ट्रास्ट कलर्स भी ले सकते हैं, जैसे रेड है, येलो है, ब्लू है, इनको तीनों को हमने यूज़ कर लिया, तो वो भी अनुरूपता
आ सकती है उसमें भी। तो इस तरह से हम रंगों में अनुरूपता ला सकते हैं। और उसके बाद है विचारों में, हमारे जो विचार हैं वो व्यक्त होने चाहिए, वो मतलब हमारे विचारों में एक रूपता होनी चाहिए। हम जो भी डिज़ाइन जो भी बनाते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो कलर्स का सिलेक्शन हो, चाहे वो डिज़ाइंस का सिलेक्शन हो, चाहे फर्नीचर का सिलेक्शन हो। हर किसी के भी हम घर जाते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है। हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस व्यक्ति का क्या टेस्ट है या ये व्यक्ति किस प्रकार की का व्यक्तित्व रखता है। फिर है बनावट में, बनावट में जैसे मतलब उसका टच कैसा है, उसका फील कैसा है, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो टच है वो ऐसा होना चाहिए कि जो जिस तरह का डिज़ाइन है या जिस तरह का हमने गृह सज्जा करी है उससे उसका टच मैच करता होना चाहिए। फिर है दबाव। दबाव जो है वो किसी भी चीज़ पे हम बल दे सकते हैं। दबाव मतलब बल देना। हम गृह सज्जा में भी किसी कोई एक कॉर्नर में, चाहे हमने वहाँ पे पुष्प सज्जा की हो, चाहे हमने कोई लैंप डेकोरेटिव लैंप लगाया हो, कुछ भी हम अगर हमें कोई चीज़ पे दबाव देना है तो उसके आसपास की जो स्थान है वो रिक्त होना चाहिए सबसे पहला। और फिर उसके बाद उसमें कोई लाइट होनी चाहिए। अगर आपको नीचे वाला पार्ट उसका हाईलाइट करना है तो नीचे से लाइट आनी चाहिए, ऊपर वाला पार्ट करना है तो ऊपर से लाइट आनी चाहिए। इस तरह से उसके ऊपर हम बल तभी दे पाएंगे या उसकी ब्यूटी तभी निकल के आएगी जबकि उसके आसपास का स्थान खाली हो, रिक्त हो। अच्छा, ये जो है वो किसी वस्तु पर भी हम दबाव दे सकते हैं, जैसे कोई पेंटिंग हो सकती है, जैसे कोई फोटोग्राफ हो सकती है, कोई भी वस्तु उस पर हम दबाव दे सकते हैं। उसमें भी हम लाइट्स, डिफ्यूज लाइट या लाइट लगा के या मतलब पूरी वॉल खाली, उस पर एक फोटोग्राफ बड़ी सी, उसके नीचे से कोई लाइट आ रही है तो उससे क्या होता है कि जो फोटोग्राफ है उसमें वो भाव भी उत्पन्न हो जाते हैं या भाव भी आने लगते हैं। तो ये है, या किस तरह से हमें उसको दबाव देना है, या तो लाइट लगा के या रंगों से या प्रकाश व्यवस्था इस तरह की जाए, नेचुरल लाइट आ जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए किस तरह से हमें उसको बल देना है ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। या तो हमने कोई वो पेंटिंग बनाई है तो उसकी आकृति ऐसी हो जो जहाँ पर जैसे हमने कहीं भी जिस जगह उसको लगाया है वो जगह को हम हाईलाइट कर सकते हैं। वहाँ पर हम कोई वॉलपेपर लगा के फिर उस वस्तु को लगाएं तो किस तरह से हमें उस पर दबाव देना है ये भी ध्यान रखना है। फिर कितना दबाव देना है, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो खाली उस कमरे में बस उसी वही चीज़ वही कॉर्नर हाईलाइट हो, और भी चीज़ हाईलाइट्स हो सकती है। तो कितना दबाव देना है उस हिसाब से हम किस तरह से दबाव देंगे वो डिपेंड करता है। और कहाँ पर दबाव देना है, मतलब मैंने जैसे बताया कि उस वस्तु या उस फोटोग्राफ या वो पेंटिंग या कोई फ्लावर अरेंजमेंट हो या कोई लैंप हो, उसे कहाँ पर कितना दबाव देना है और कहाँ से दबाव देना है, नीचे से देना है, ऊपर से देना है, कौन सी चीज़ उसकी अट्रैक्टिव है, उसके हिसाब से हम दबाव देते हैं। थैंक यू।